हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को स्टडी किया था। और अगर स्टूडेंट आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आगे बढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। पहली बार गवर्नर जनरल का ऑफिस कब क्रिएट किया गया ब्रिटिश इंडिया के दौरान? ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। करेक्ट आंसर है हमारे पास 1773। जी हाँ, करेक्ट आंसर है 1773। आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है, जिसके थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को क्रिएट किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में। ओके, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, आपको पता होगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल व्हेन बॉम्बे वाज डेजिग्नेटेड एज प्रेसिडेंसी। जो बॉम्बे को एक प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया, उस समय हमारे पास गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ओके, करेक्ट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। जी हाँ, करेक्ट आंसर है हमारे पास लॉर्ड हेस्टिंग्स। आपको याद होगा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठाओं को हराया था इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के में उनको हराने के बाद उनके एरियाज को कैप्चर करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी की क्रिएशन की। सो ही इज known to be the person who created the Bombay presidency. Next हमारे पास who started Fort William College at Calcutta. देखिए यहाँ पर फोर्ट विलियम की बात नहीं हो रही, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात हो रही है। सो हु स्टार्टेड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलीजली। जी हाँ, करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलीजली, जिसको हम बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड विलीजली को। और याद रखिएगा कि ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया इन 1798। ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, उनके किए हुए कामों के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। जब 1828 में, जी हाँ 1828 में इनको अपॉइंट किया जाता है, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। जी हाँ, इनकी अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में। लेकिन जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के आने के बाद, एनेक्ट होने के बाद, ये बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक क्वेश्चन याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। और इसी को हम दूसरे वे में भी पूछ सकते हैं, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो सेम आंसर विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई सारे कंट्रीब्यूशन हमारे पास विलियम बेंटिक की तरफ से हमारे पास सोसाइटी में रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन का क्या था? सती प्रथा का अबोल्यूशन। ठीक है, सती प्रथा को भारत में खत्म करना। आपको पता होगा स्टूडेंट, सती प्रथा क्या थी कि अगर किसी हिंदू धर्म में किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसकी वाइफ को उसके साथ ही जला दिया जाता। दैट इज नोन टू बी सती प्रथा। सती प्रथा को खत्म करने के लिए विलियम बेंटिक के कानून लेकर आते हैं, सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में। और इसमें स्टूडेंट आपने याद रखना है, मेन जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो किसका रहता है? राजा राम मोहन रॉय का। जी हाँ, जो हमारे पास सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म कराने के लिए काम किया था, वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। और एक तरह से विलियम बेंटिक को आप रिफॉर्मर कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारे चीजों को ठीक करने की कोशिश की, जैसे सुप्रेशन ऑफ ठगी सिस्टम। अब ये सुप्रेशन ऑफ ठगी, ठगी क्या था? उस समय भारत में बहुत सारे ठग्स हुआ करते थे। इनके जो गैंग्स हुआ करते थे, वो इंडियंस, ब्रिटिशर्स, हर एक को अपना टारगेट बनाया करते थे और उनको लूट लिया करते थे। तो ठगी को रोकने के लिए ये एक इंटरनल सिस्टम बनाते हैं, हमारे पास स्पाई का सिस्टम बनाते हैं, जासूस बनाते हैं कई सारे, और उनको ठगों को यहां पर पकड़ने के लिए नियुक्त किया जाता है। ओके, तो विलियम बेंटिक ठगी सिस्टम को भारत में कंट्रोल करते हैं। और उस समय चाइल्ड सैक्रिफाइसेस का एक बहुत बड़ा ट्रेंड भारत में चल चुका होता है, चाइल्ड सैक्रिफाइस, बच्चों की बलि दिए जाना। तो उसको भी रोकने के लिए हमारे पास विलियम बेंटिक कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ नए कानून बनाते हैं विलियम बेंटिक की चाइल्ड सैक्रिफाइसेस अब भारत में नहीं होंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इनके रिफॉर्म थे सोसाइटी में लेकर, एक तो सती प्रथा को अबॉलिश करना, ठगी सिस्टम को सुप्रेस करना, और चाइल्ड सैक्रिफाइसेस को भी कहीं ना कहीं भारत में खत्म कराना। इनके टाइम पर चार्टर एक्ट 1833 आया, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसके बाद ये बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
चार्टर एक्ट 1833 को स्टूडेंट हम कई जगह सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। सेंट हेलेना एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट ऑफ 1833 किसके टाइम पर आया? ये आया हमारे पास विलियम बेंटिक के टाइम पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो विलियम बेंटिक को खास बनाती है वो क्या? देखिए स्टूडेंट, इनके टाइम पर भारत का पूरा फ्यूचर बदलने वाला है। कैसे? देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। इनके टाइम पर मैकॉले रिपोर्ट आती है, एक ब्रिटिश ऑफिसर है मैकॉले, वो अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन देनी चाहिए। अगर हम इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो हमें इंडियंस के ऊपर रूल करना आसान रहेगा, हम उनके कल्चर को ओवरटेक कर लेंगे और ऐसे भारतीय सामने आएंगे जो पहनावे से तो, वेशभूषा से तो, मतलब उनके अटायर से तो वो इंडियन दिखाई देंगे लेकिन सोच से ब्रिटिशर्स होंगे। तो मैकॉले रिपोर्ट आने के बाद हमारे पास इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास किया जाता है और इंग्लिश को एक तरह से आप ये समझ लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज हमारे पास यहां पर बना दिया जाता है और ऑफिशियल लैंग्वेज को भी बनाने की रिकमेंडेशन देते हैं जॉन मैकॉले। ओके, मैकॉले यहां पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात भी करते हैं। तो इंग्लिश यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बन जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 यहां पर पास होता है। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जो हायर कोर्ट्स होती हैं भारत में, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, उन सब में आपको याद रखना है कि जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इंग्लिश के द्वारा। पहले पर्शियन लैंग्वेज वहां पर चल रही होती है, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि अब से जितनी भी हायर कोर्ट्स हैं उन सब में पर्शियन लैंग्वेज का यूज होगा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होगा इंस्टेड ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। तो ये आप याद रखेंगे कि यहां पर कोर्ट की लैंग्वेज भी चेंज करा दी विलियम बेंटिक ने। एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैलकाटा। ये आगे चलकर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट बनता है भारत के अंदर। इसकी अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया है। इससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, क्या इससे पहले भी कोई यूरोपियन स्टाइल का कॉलेज या हॉस्पिटल इंडिया में था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए फ्रेंच ने एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ कॉलेज ओपन किया था, डिप्लोमा कॉलेज ओपन किया था मेडिकल में, जो कि पौंडीचेरी में ओपन किया गया था, जिसे आप जिपमर के नाम से आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर आज उसका नाम है। उस कॉलेज का नाम पौंडीचेरी में ओपन किया गया था। तो ये फ्रेंच के बाद हमारे पास दूसरा एक तरह से मेडिकल इंस्टीट्यूशन था जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया, बट दैट इज बाय ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों द्वारा पहला था और यूरोपियन द्वारा दूसरा था, जो कि कहां स्टैब्लिश किया गया? मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कहां पे? कैलकाटा में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक। एक बात और स्टूडेंट, अंग्रेज कुछ काम करते नहीं थे, अगर करते थे तो थोड़ा उसमें आप देखिएगा कि परफेक्शन के साथ वो काम करने के लिए जाने जाते थे। जैसे जो मेडिकल कॉलेज उन्होंने इंडिया में एस्टेब्लिश किए वो बिल्कुल यूरोपियन गाइडलाइंस पे एस्टेब्लिश किए। इसी वजह से आज भी जो इंडिया का एक मेडिकल सिस्टम है या मेडिकल कॉलेज का जो हमारे पास ट्रेडिशन चला आ रहा है वो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है यूरोपियन लेवल पे, यूरोपियन गाइडलाइंस पे। तो विलियम बेंटिक ने पहला मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश किया था, कहां पर? कैलकाटा में। ओके, इसके बाद हमारे पास सेंट हेलेना एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 को हम समझ लेते हैं। सेंट हेलेना एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो आपने याद रखना है कौन से एक्ट के थ्रू हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज किया गया, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। इसमें क्या कहा गया कि अब से सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब से क्या होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कमर्शियल बॉडी वाला काम खत्म। अब से वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब से कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगी, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह जाएगी। देखिए स्टूडेंट कितना बड़ा चेंज आ रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत में आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 से क्या बोलता है कि अब से वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे पास कमर्शियल फंक्शन, कमर्शियल एक्टिविटी को खत्म कर दिया? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। और इसको सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, अब आपको पता चलेगा लास्ट पॉइंट से। यहां पर क्या कहा गया कि सेंट हेलेना नाम के जो आइलैंड है उसका जो ट्रांसफर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इन आइलैंड्स को कंट्रोल नहीं करेगी, इन आइलैंड्स को सीधा सीधा कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। ये आप जो आपको यहाँ पे ग्लोब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेड कलर से मैंने आइलैंड को मार्क किया हुआ है। बहुत छोटा सा एरिया है, ऑल्दो बहुत छोटा सा आइलैंड है। अगर आपको रेड डॉट यहाँ पे दिखाई दे रही हो, ये हमारे पास आइलैंड की लोकेशन है, परफेक्ट लोकेशन। आज भी स्टूडेंट सेंट हेलेना आइलैंड जो है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, ये आइलैंड आज भी ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास
लॉर्ड ऑकलैंड की बात कर लेते हैं। 1836 से 1842 लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड है हमारे पास। सो इन्होंने क्या किया, एक तो नेटिव जो स्कूल्स है उनकी इंप्रूवमेंट के लिए काम किया और एक्सपेंशन ऑफ द कमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इनके टाइम पर स्टूडेंट लड़ी गई फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ये आप याद रखेंगे, पहली एंग्लो अफगान वॉर यहां पर लड़ी गई किसके टाइम पर? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर। अफगानों के साथ भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का जो एक इशू था वो चल ही रहा था। इनके टाइम पर बैंक ऑफ बॉम्बे को एस्टेब्लिश किया गया 1840 में। ये आप याद रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बैंक ऑफ बॉम्बे। देखिए ये बैंक ऑफ बॉम्बे आगे चलकर बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही बैंक आगे चलकर बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और आज की डेट में हम इसको जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। अगली स्लाइड में हम थोड़ा और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर हुई, वो क्या? पहला बंगाली डेली न्यूज़पेपर। इससे पहले बंगाली न्यूज़पेपर आते थे लेकिन वो वीकली या मंथली हुआ करते थे। पहला डेली हमारे पास न्यूज़पेपर जो छपना शुरू हुआ उसका नाम था संवाद प्रभाकर। याद रखेंगे, संवाद प्रभाकर, जो कि 1839 में पब्लिश होना शुरू हुआ। ये पहला बंगाली डेली न्यूज़पेपर था। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और साथ में बता देता हूं स्टूडेंट, जेम्स हिक्की का बंगाल गजट फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था जो कि कब पब्लिश हुआ? 1780 में। भारत के अंदर पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था वो हमारे पास हुआ था 1780 में, जिसका नाम था बंगाल गजट। और ये किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। ये आप याद रखेंगे। ओके, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में ये पिक्चर हमारे पास बताती है। प्रसार भारती की ये पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि 2 जून 1806 को बैंक ऑफ बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट होती है और हमारे पास 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को कहा जाता है प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, इन तीनों बैंकों के लिए नाम यूज किया जाता था प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ इंडिया। 1806, 1840, 1843। तो इन तीनों को बैंकों को मर्ज किया गया 1921 में और एक नया बैंक बनाया गया 1921 में, जिसको नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आप सील देख सकते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अपने स्क्रीन पे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक स्टूडेंट आगे चलकर बनता है 1 जुलाई 1955 को बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि हम 1806 से कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना एस्टेब्लिशमेंट ईयर बैंक ऑफ बंगाल के साथ रिलेट करके काउंट करता है। तो ये आप याद रखेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने प्रेसिडेंसी बैंक्स थे हमारे पास? देयर आर 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। और तीनों को 1921 में कंबाइन करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को हमारे पास बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लॉर्ड हेडरिंज 1 की। और कहीं भी स्टूडेंट आप इनको लॉर्ड हेडरिंज 2 के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम लॉर्ड हेडरिंज 2 के बारे में भी बात करेंगे। ओके, इनके बारे में बात करते हैं। तो जब ये पावर में आते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद जो सिख एम्पायर है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाता है। वहां पे कंफ्लिक्ट चल रहा है कि कौन अगला सिख एम्पायर बनेगा, तो एक तरह से हेड बनेगा सिख एम्पायर का, तो उसको लेकर कंफ्लिक्ट चल रहा है। तो इस चीज को देखते हुए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हमारे पास होती है। तो आपने याद रखना है, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हेडरिंज 1। उसके बाद क्या होता है कि सिखों की इस वॉर में हार होती है और एक ट्रीटी उनके साथ साइन कराई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो हमारे पास सिख एम्पायर था उसकी राजधानी थी लाहौर। तो यहां पर एक ट्रीटी साइन होती है अंग्रेजों और सिखों के बीच में। बहुत सारे सिखों के एरिया जो हैं वो ब्रिटिशर्स फोर्सफुली कैप्चर कर लेते हैं, जबरदस्ती कब्जे में ले लेते हैं। और उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है स्टूडेंट हमारे पास कश्मीर। जी हाँ, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे। कश्मीर को कब्जे में ले लिया जाता है और उसको उस समय के जम्मू के राजा, जो जम्मू के राजा हैं गुलाब सिंह, उनको बेच दिया जाता है। और उसके लिए जम्मू के राजा गुलाब सिंह पे करते हैं 75 लाख रुपीज। और 75 लाख रुपीज जब वो पे करते हैं तो इस तरह से एक नई स्टेट की क्रिएशन होती है। उस स्टेट का नाम है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, तो राजा गुलाब सिंह के टाइम पर एक स्टेट बनती है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई स्टेट की। और आगे फिर हमारे पास जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हैं हरि सिंह। आपने सुना ही होगा, उस समय जम्मू कश्मीर के राजा होते हैं हरि सिंह। और वो उस टाइम पे डिसाइड नहीं करते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं और या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। और उनका ये डिसाइड ना करना ही एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट का कारण बनता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट रह सके। तो उनको किसी ना किसी एक साइड को चुनना था, जो कि उन्होंने नहीं चुना। तो बाद में क्या होता है कि पाकिस्तान अटैक कर देता है और 1/3 ऑफ द कश्मीर को कब्जे में ले लेता है, जो आज भी 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK।
और जो हिस्सा इंडिया बचा पाया उस समय तो वो आज इंडिया के पास है। तो ये सारी स्टोरी हमारे पास शुरू होती है आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, क्योंकि कश्मीर जो एरिया था वो स्टार्टिंग से जम्मू और कश्मीर एक साथ नहीं थे, कश्मीर एरिया पहले सिखों के पास हुआ करता था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सो दैट्स ऑल हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हैड्रिंज वन। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास पूछे जाते हैं। सो वो हैं लॉर्ड डलहौजी। ओके, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें, पहले तो उनका टेन्योर याद रखेंगे 1848 टू 1856, बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड है। ओके, अभी आपको पता चलेगा क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनके बारे में बार बार पूछा जाता है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनके टाइम पर आपको पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी भारतीय राजा अगर उसके पास खुद का बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, किसी दूसरे को अडॉप्ट नहीं कर सकता, और उसका राज्य जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर हिज डेथ। जब भी उसकी डेथ होगी तो उसका राज्य ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। दैट इज नोन टू बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके थ्रू बहुत सारे राज्यों को हथियाया गया, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट राज्य थे उनका मैं नाम आपको बता देता हूं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू हथियाए गए। वो थे सतारा, उदयपुर, झांसी, जैतपुर, नागपुर। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सतारा, उदयपुर, झांसी, जैतपुर, नागपुर, ये सब राज्य थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू हथियाए गए। डॉक्ट्रिन ऑफ गुड गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करता है। उसका मतलब क्या था कि जिसके बारे में इसको ऐसा रहेगा कि जो भी राज्य हमारे पास सही से उसमें गवर्नेंस नहीं चल रही, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सही से नहीं है, तो उसको भी ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेंगे। दैट इज ऑल्सो द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है, इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब ये किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इनके टाइम पर स्टूडेंट हमारे पास मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट भी आती है। जी हाँ, ये रिपोर्ट का नाम आप याद रखेंगे, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन इंडियन एजुकेशन। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, मैग्ना कार्टा एक तरह से रेफरेंस पॉइंट होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है एजुकेशन को लेकर। इसमें क्या कहा जाता है कि इंग्लिश एजुकेशन को मैक्सिमम भारत में प्रमोट किया जाए। हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेंट स्कूल्स भारत में एस्टेब्लिश किए जाए, कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए जाएं, और कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को इम्पैक्ट करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। ओके, कम्युनिकेशन को लॉर्ड डलहौजी ने बहुत ज्यादा हमारे पास एक तरह से चेंज करके रख दिया। ये अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन को चेंज करना काफी हद तक इनके टाइम पीरियड में हुआ। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन एस्टेब्लिश की जाती है कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में। ये एक एक्सपेरिमेंटल लाइन होती है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज किया जा रहा है। अब ये टेलीग्राफ क्या है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, आज की डेट में तो हम कम्युनिकेशन के लिए काफी चीजों का यूज करते हैं। 5G है, 4G है, इलेक्ट्रॉनिक और पता नहीं क्या कितने डिवाइसेस हैं, लेकिन उस समय बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें एक पर्सन हमारे पास एक एंड पे बैठेगा और दूसरे एंड पे दूसरा पर्सन। जैसे पहली टेलीग्राफ लाइन जो थी, जो ऑफिशियल टेलीग्राफ लाइन थी, वो कलकत्ता से आगरा के बीच में एस्टेब्लिश की गई थी, कलकत्ता टू आगरा। जी हाँ, याद रखेंगे। और इसमें क्या होता था, जैसे एक पर्सन कलकत्ता बैठेगा, एक आगरा बैठेगा। कलकत्ता वाला पर्सन इस मशीन को टैप करेगा तो दूसरी साइड पे बीप होगी, और उसके थ्रू, बीप के थ्रू एक मैसेज कन्वे किया जाएगा। तो ये सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन था जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एबोल्यूशन ऑफ टाइटल एंड पेंशन। इसके टाइम पे क्या किया जाता है, जितनी भी हमारे पास पेंशन हैं, टाइटल्स हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाता है। ये बोलता है कि कोई भी पर्सन टाइटल और पेंशन्स को अब नहीं आगे बढ़ा सकता। मतलब कि जो भी पेंशन वगैरह चल रही है उनको खत्म किया जाएगा। टाइटल्स का मतलब यहाँ पे उपाधि से है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे ब्रिटिशर्स एक टाइटल दिया करते थे सर नाम से, तो किसी भी इंडियन राजा को अभी अधिकार नहीं रहा कि वो टाइटल दे सके, सिर्फ ब्रिटिशर्स को अधिकार था कि वो टाइटल अपनी तरफ से दे सकते हैं। सेकंड एंग्लो सिख वॉर हमारे पास लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे होती है। जी हाँ, इससे पहले हमने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में बात की थी। सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर होती है और पंजाब को कब्जे में ले लिया जाता है। तो आपने याद रखना है, पंजाब को किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने एनेक्स किया था, कब्जे में लिया था, वो थे लॉर्ड डलहौजी। ओके, सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर इनके टाइम पर होती है। बर्मा के साथ भी लड़ाई लड़ी जाती है और बर्मा को भी, यानी कि जिसके बारे में हम आज बात करें तो म्यांमार, उसको भी कब्जे में अंग्रेजों के द्वारा ले लिया जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है। अब ये स्टूडेंट, ये एक्ट क्या है, ये किसके बारे में बात करता है, समझ लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या कहा गया कि अब से जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसमें जो पर्सन्स की रिक्रूटमेंट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होगी। यानी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा,
फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। इससे पहले ऐसा नहीं था, जो सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देते थे। सिविल सर्विस की अगर हम बात करें, आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। जी हाँ, याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सर्विसेज को भारत में इंट्रोड्यूस करता है एंड इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। जी हाँ, ओके। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज, पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में चलती है, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड डलहौजी। सो बॉम्बे से थाने के बीच में ये जो रेलवे थी स्टूडेंट, ये अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए चलाई थी, ताकि भारत के अलग अलग राज्यों से जो रॉ मटेरियल है उसको हमारे पास पोर्ट्स तक, बंदरगाहों तक लाया जा सके और उसको फिर एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो पहली बार हमारे पास ट्रेन चली थी उसमें जो इंजन्स यूज किए गए थे वो आप याद रखेंगे, उनका नाम था साहिब, सिंध एंड सुल्तान। जो स्टार्टिंग में इंजन्स यूज किए गए थे उनका नाम था साहिब, सिंध एंड सुल्तान। ओके, आपको बता दूं कि अभी तो गवर्नमेंट का एक प्लान चल रहा है इंडियन रेलवेज को लेकर कि सभी जो हमारे पास इंजन्स हैं उनको हम इलेक्ट्रिक इंजन्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपने याद रखना है, द गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू इलेक्ट्रीफाई इट्स एंटायर रेल नेटवर्क बाय 2023। ईयर याद रखेंगे, 2023 तक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि वो अपने सभी इंजन्स को, रेलवे इंजन्स को इलेक्ट्रिक इंजन्स में कन्वर्ट कर दे। हो सकता है अभी ये टारगेट डिले हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। आपको पता ही है, लॉकडाउन है और हर एक प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं से सफर कर रहा है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। इनके टाइम पर पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है तो पोस्ट ऑफिस भारत में एस्टेब्लिश किए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश होंगे तो डाक टिकट भी जारी होगी। तो पहली बार जब भारत में डाक टिकट जारी हुई तो हमारे पास उसका नाम था सिंधी डाक स्टैंप। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, सिंधी डाक स्टैंप। तो इसकी जो कॉस्ट थी सिर्फ हाफ आना थी। तो अगर मुझे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछना हो तो मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ये बताइए मुझे कि हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिनके टेन्योर में हमारे पास पहली बार भारत में डाक टिकट जारी हुई? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी भारत में एस्टेब्लिश होता है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सड़कें बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम बनाना, उनकी कंस्ट्रक्शन करना, उनकी मेंटेनेंस करना। तो ये सब हमारे पास करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है पीडब्ल्यूडी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। ओके, लास्ट पॉइंट एंड द इंपॉर्टेंट वन, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास होता है कि जो हिंदू विडो है वो रीमैरिज कर सकती है, उसको रीमैरिज करने का पूरा अधिकार है। और इसके पीछे बैक एंड पे जो पर्सन जिन्होंने काम किया था वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर। आप पिक्चर देख सकते हैं उनकी। तो ईश्वर चंद विद्यासागर लॉर्ड डलहौजी को एक तरह से इस चीज़ के लिए मना लेते हैं कि वो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 इंडिया में इंट्रोड्यूस करें। इसका बैकग्राउंड कहाँ से तैयार होता है आप याद कीजिए। इससे पहले हमने विलियम बेंटिक की बात की थी। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म कराया था और वहाँ पर हमने बात की थी राजा राम मोहन रॉय की। तो राजा राम मोहन रॉय हमारे पास विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को खत्म करा देते हैं। तो अब क्या है कि नंबर ऑफ विडो जो होंगी इंडिया में उनका काउंट बढ़ जाएगा क्योंकि उनको जलाया नहीं जा रहा। तो अल्टीमेटली एक विडो रीमैरिज एक्ट की जरूरत होगी जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर पास किया जाता है। ओके, इनके नाम पर स्टूडेंट आप याद रखेंगे डलहौजी टाउन भी है जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, जो कि इनके नाम पर हमारे पास है, आज भी एग्जिस्ट करता है। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास लॉर्ड डलहौजी के बारे में। आप देख सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स बनते हैं डलहौजी को लेकर। 1856 तक इनका टेन्योर था स्टूडेंट। इनके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं वो हैं हमारे पास कौन? वो है लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग। और आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कैनिंग के आने के कुछ समय बाद ही क्या होता है? रिवोल्ट ऑफ 1857। जी हाँ, उनके आने के कुछ टाइम बाद ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारे पास भारत में देखने को मिलता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन खत्म कर दी जाती है एक एक्ट के द्वारा। एक एक्ट भारत में आता है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद हमारे पास क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन खत्म हो जाती है और नई पोजीशन शुरू होती है वायसरॉय ऑफ इंडिया की। जी हाँ, नई पोजीशन हमारे पास आती है वायसरॉय ऑफ इंडिया की। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास टेक्निकली अगर हम देखें तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लेकिन उनका कोई भी काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जैसे ही गवर्नर जनरल के रूप में उनका काम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आने के कुछ टाइम बाद ही रिवोल्ट हो जाता है। तो एज अ वायसरॉय हम उनके कामों को पढ़ेंगे कि एज अ वायसरॉय गवर्नर हमारे पास लॉर्ड कैनिंग ने कौन कौन से काम किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वो सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।